बुलाती है मगर जाने का नहीं, उसकी ऐसी वैसी बातों में आने का नहीं। चलिए दोस्तों, थाईलैंड सीरीज़ के इस आखिरी वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू तन्विशा टूरिस्ट गाइड। मैं प्रवीण, आपका होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड सीरीज़ के कंप्लीट वीडियो के बारे में, जिसमें हम पूरे थाईलैंड टूर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम हर वो सवालों के जवाब देंगे जो थाईलैंड जाने वाले व्यक्ति के मन में आता है। इसमें हम एक एक करके जानेंगे फ्लाइट, वीज़ा, सिम, करेंसी, होटल, साइट सीन और बजट के बारे में। बाकी कुछ जो भी डिटेल्स है उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड की कैपिटल सिटी है बैंकॉक। थाईलैंड में करेंसी चलती है थाई बात और यहाँ की लैंग्वेज है थाई। उसके बाद में हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज बात करते हैं फ्लाइट के बारे में। थाईलैंड के लिए आपको पता ही है, इंडिया के कोलकाता से सबसे सस्ती फ्लाइट मिलती है। थाईलैंड के लिए आपको जो सबसे सस्ती फ्लाइट मिलती है वो एयर एशिया की है, जिसमें आपको सिर्फ 7 kg का हैंड बैग फ्री रहता है। चेक इन बैगेज आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। तो कहीं ये सस्ता टिकट आपके लिए महंगा ना साबित हो जाए। अगर आप फैमिली के साथ में जा रहे हैं या फिर आप कपल वगैरह जा रहे हैं और आपका चेक इन बैगेज है, तो आपके लिए ये सस्ता टिकट महंगा गिर सकता है। उससे अच्छा है कि आप अपने नजदीक के एयरपोर्ट से अगर लगभग 2 से 2,500 रुपए का डिफरेंस आता होगा तो वहां से अपना टिकट बुक करा ले। या फिर अगर आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन बताए तो एयर एशिया की फ्लाइट लगभग 6,500 रुपए चार्ज करती है, रात को 12:30 बजे कोलकाता से निकलती है। वही स्पाइस जेट की फ्लाइट है जो लगभग 12 बजे निकलती है और वो चार्ज करती है 8,000 रुपए। तो सिर्फ 1,500 रुपए आपको ज्यादा पे करना है, लेकिन उसमें आपको 20 kg का चेक इन बैगेज भी मिलता है, साथ में आपको फ्री सीट भी अवेलेबल हो जाती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए और फ्लाइट टिकट बुक कीजिए। और हाँ, और फ्लाइट टिकट में पैसा बचाना है तो आप प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके और भी पैसा बचा सकते हैं। जैसे हमने पूरे थाईलैंड ट्रिप की फैमिली टिकट बुक करने के लिए 1,08,000 रुपए का टिकट सिर्फ 91,000 रुपीज में बुक किया था। बाकी हमें डिस्काउंट मिला था, तो आप भी डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए और फ्लाइट का टिकट बुक कीजिए। अब बात करते हैं वीजा की। तो थाईलैंड में फिलहाल वीजा फ्री चल रहा है इंडियंस के लिए। तो आपको वीजा के लिए फिलहाल कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, साथ ही कोई फॉर्म वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट, जो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। आपका आने जाने का टिकट, जाने के टिकट में आप चाहे तो थाईलैंड से किसी और कंट्री में जा रहे हो वो भी टिकट वैलिड रहेगा। उसके बाद में आपके पास करेंसी लगेगा, जो फिलहाल तो हमें पूछा नहीं था, सिर्फ हमारा पासपोर्ट चेक किया था, टिकट चेक किया था और हमें वीज़ा अलॉट कर दिया था। वैसे जब इंडिया का इमिग्रेशन काउंटर पे हम जाते हैं तो इंडिया के इमिग्रेशन काउंटर पे आपका आने जाने का टिकट चेक करते हैं, साथ में आपका पहले दिन का होटल बुकिंग और लास्ट दिन का होटल बुकिंग, जहां आप पहले दिन चेक इन करेंगे और लास्ट दिन चेक आउट करेंगे, ये होटल का बुकिंग चेक करते हैं। बीच के दिनों का बुकिंग रहे या ना रहे उसका कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि आप कुछ दिनों में रात को ट्रैवल वगैरह करेंगे तो आपके पास होटल बुकिंग नहीं रहता है, तो बाकी बीच के दिनों का होटल बुकिंग नहीं चेक करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी थाईलैंड के इमिग्रेशन काउंटर पर आपको सीधे सीधे आपका फ़ोटो लिया जाता है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आपको वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल करा दिया जाता है। अगर इमिग्रेशन काउंटर पर ज़्यादा भीड़ है तो आप एक्सप्रेस काउंटर पर 200 थाई बात एक्स्ट्रा पे करके आप VIP सर्विस ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रायोरिटी के साथ में सबसे पहले आपका नंबर लग जाता है और आपको वीज़ा मिलके बाहर छोड़ दिया जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं। बात करें सिम कार्ड की, आप चाहे तो सिम इंडिया से भी परचेस कर सकते हैं या फिर थाईलैंड में जाकर एयरपोर्ट पर भी परचेस कर सकते हैं या फिर बाहर भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट से किसी को कांटेक्ट करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप इंडिया के एयरपोर्ट से ही सिम परचेस कर लो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। आप चाहो तो ऑनलाइन घर पे भी मंगा सकते हो। तो और
थाईलैंड के मार्केट में भी सिम थोड़ा सस्ता मिल जाता है। वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सिम ले रहे हो तो एक सिम इंडिया से परचेस कर लीजिए और दूसरा सिम आप चाहो तो थाईलैंड के मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं करेंसी के बारे में। करेंसी के बारे में सबके मन में थोड़े बहुत से डाउट्स रहते हैं। तो देखिए, थाई बात आपको मिनिमम कैरी करना है और बाकी आपको अगर आप चाहे तो इंडियन करेंसी भी कैरी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर INR का रेट थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन वही मार्केट में आपको जो रेट लगभग इंडिया में मिल रहा है वही रेट आपको थाईलैंड के मार्केट में मिल जाएगा। थाईलैंड में मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स आपको हर रास्ते पर मिल जाएगी, आपके होटल के आजू बाजू में भी मिल जाएगी। तो करेंसी एक्सचेंज का उतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज ना करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही करेंसी एक्सचेंज करें, क्योंकि अगर आप पूरी करेंसी यूज़ नहीं करेंगे तो आपको करेंसी फिर से एक्सचेंज करनी पड़ती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और आप वो हिसाब से करेंसी एक्सचेंज करा लीजिए। चलिए, अभी हम तो थाईलैंड में पहुंच गए, लेकिन अभी एयरपोर्ट से या फिर आप जहां पर भी पहुंचे वहां से एक जगह से दूसरी तरफ कैसे आपको जाना है। तो आप एयरपोर्ट से सीधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस लेकर भी अपने होटल की तरफ जा सकते हैं। ये बस आपको होटल पर तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसके नज़दीक जो भी उनका बस स्टॉप होगा वहाँ तक ड्रॉप करेगी। या फिर आप टुक टुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको शेयरिंग में एयरपोर्ट से ड्रॉप करती है, वो आपको होटल के नज़दीक छोड़ देगी। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं या फिर शेयर्ड टैक्सी वैन वगैरह का इस्तेमाल करके आप अपने होटल की तरफ जा सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। वही बात करें, आपको अगर बैंकॉक से पटाया जाना है या फिर फुकेट क्राबी की तरफ जाना है तो आप बस का भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करें बैंकॉक से पटाया के लिए बस का किराया 168 थाई बात है। वही अगर बात करें फुकेट से क्राबी के लिए तो उसके लिए 70 थाई बात चार्ज करते हैं। वही बैंकॉक से फुकेट के लिए लगभग 550 थाई बात चार्ज करते हैं। तो आप वो हिसाब से बस बुक कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, बैंकॉक और पटाया के लिए बैंकॉक के 2 एयरपोर्ट्स है, जिसमें स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डॉन मियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वही आप फुकेट में फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और क्राबी में क्राबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। क्राबी से दिल्ली के लिए फ्लाइट्स चलती है, फुकेट से इंडिया के मल्टीपल सिटीज़ के लिए फ़्लाइट चलती है और बैंकॉक से क्राबी और फुकेट इंटरनल अच्छे से कनेक्टेड है और यहाँ पर मल्टीपल फ्लाइट्स है, उस वजह से रेट भी कम रहते हैं। लगभग आपके 2500 रुपये में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आप ग्रैब ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैब ऐप के थ्रू आप टैक्सी और बाइक भी हायर कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप ग्रैब ऐप से बाइक हायर कर सकते हैं और अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो ग्रैब ऐप से टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका रेट आपको पहले ही पता चल जाएगा और साथ में आप टैक्सी वालों के साथ में रेट कंपेयर करके जो आपको सस्ते में अपने होटल या डेस्टिनेशन तक छोड़ेगा उसके साथ आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शंस है आपके पास फेरी का। जैसे आप फुकेट से क्राबी के लिए फेरी के माध्यम से जा सकते हैं। मलेशिया से भी फुकेट के लिए फेरी चलती है। वैसे कोरल आइलैंड जो कि आपको पटाया से टूर करना पड़ता है, जिसके लिए अगर आप पूरा पैकेज बुक करते हैं तो 1000 थाई बात चार्ज करते हैं। वही अगर आप सिर्फ पटाया से कोरल आइलैंड की फेरी लेते हैं तो वो 70 थाई बात चार्ज करती है। उसके बाद में आप फीफी आइलैंड का टूर कर सकते हैं जो फेरी के माध्यम से ही होता है, या फिर आप फेरी वन वे के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि फीफी आइलैंड में बहुत सारे लोग एक रात का स्टे करते हैं तो एक साइड का आपका जाना 300 थाई बात में कंप्लीट हो जाता है। जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए भी आपको फेरी लेना पड़ता है। फीफी आइलैंड के लिए भी आपको फेरी या स्पीड बोट वगैरह लेना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप फ्लाइट, बस, ट्रेन भी है कुछ जगहों के लिए तो आप ट्रेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टुक टुक का इस्तेमाल करते हैं और ग्रैब ऐप के थ्रू बाइक और टैक्सी भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
वैसे ग्रैब ऐप से ही आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही फूड पांडा ऐप से भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोमो कोड यूज़ करके और डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए अब पहुंच गए हम होटल में, तो अभी हम डिसाइड करते हैं हमें होटल कहाँ लेना है। हमने जो लोकेशंस सिलेक्ट किए हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक की। तो बैंकॉक में ज़्यादातर एरिया आपको सुकुमवित में देखने को मिलता है, तो आप सुकुमवित के होटल्स बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशंस इस बात का ले कि सुकुमवित रेड लाइट एरिया है, तो उस वजह से कुछ होटल के रिव्यू थोड़े अच्छे नहीं आते हैं, तो वो हिसाब से आप मेन रोड के जो होटल है उनको बुक करें। अंदर के जो गलियों के होटल्स है उनको बुक करने का अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग वगैरह की तकलीफ होती है। रात में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी क्राउडेड एरिया होता है, तो अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। उसके बाद में बात करें पटाया की, तो पटाया में आप बीच रोड या फिर टर्मिनल 21 मॉल, जिसके आजू बाजू में काफ़ी अच्छे होटल्स है, तो आप वहाँ पर लेंगे तो आपके लिए नाइट आउटिंग के लिए वॉकेबल रहेगा। आप कुछ जगहों पर पैदल ही घूम सकेंगे और जिसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो आप पटाया में टर्मिनल 21 मॉल के नज़दीक या फिर बीच रोड के नज़दीक होटल बुक कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें फुकेट की, तो फुकेट में आप पाटोंग बीच, जिसे पातोंग बीच भी कहा जाता है, उसके नज़दीक रूम बुक करिए, होटल लीजिए, तो आपको वहाँ का बीच एरिया वगैरह घूमने के लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं क्राबी की, तो क्राबी में आओनांग बीच के नज़दीक आप होटल लीजिए, क्योंकि क्राबी का सब कुछ आपको आओनांग बीच के नज़दीक ही मिलेगा। जैसे आओनांग बीच का मार्केट है, उसके बाद में आओनांग फेरी सर्विसेज है, तो आपको वहाँ से नज़दीक गिरेगा और वॉकेबल रहेगा। वैसे थाईलैंड में काफ़ी खूबसूरत होटल है और काफ़ी रिजनेबल रेट में है, तो आप पैसे बचाना चाहते हैं तो 2 स्टार होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। अगर आप लग्जरियस होटल चाहते हैं तो आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल की तरफ जा सकते हैं, जिसके रेट ज़्यादा नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आप अपने बजट के हिसाब से होटल का चयन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमें घूमना कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ हम देख सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक की। तो बैंकॉक में आप सी लाइफ ओशन वर्ल्ड देख सकते हैं, मादाम तुसाद म्यूजियम देख सकते हैं, सफारी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना ना भूलिए, मरीन पार्क, गोल्डन बुद्धा टेम्पल है, बिग बुद्धा टेम्पल है, फ्लोटिंग मार्केट है, और बैंकॉक कैपिटल सिटी है और यहाँ के मॉल भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको भी एक्सप्लोर करना ना भूलिएगा। उसके बाद में बात करते हैं नाइट लाइफ की। तो बैंकॉक में नाइट लाइफ के लिए आपके लिए है नाना प्लाज़ा, जहाँ पर पासपोर्ट देखकर ही आपको एंट्री दी जाती है। छोटे बच्चों को एंट्री नहीं है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एडल्ट प्लेग्राउंड है उस वजह से। और नाना प्लाज़ा के अंदर वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। साथ ही आप सोई काउबॉय भी जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्लब है, पब है, गोगो बार्स है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो इन जगहों पर जाना अवॉइड ही करें। चलिए अब बात करते हैं पटाया की। पटाया में अमेज़न पार्क है, मिनीसियम है, सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है, टाइगर पार्क है, पटाया बीच है, और नाइट आउट के लिए है वॉकिंग स्ट्रीट एंड सोई 6। वैसे बैंकॉक से पटाया का फ्लोटिंग मार्केट काफ़ी अच्छा है, तो आप पटाया का फ्लोटिंग मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कोरल आइलैंड का टूर भी आपका पटाया से किया जाता है, जिसके लिए लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। आप सवेरे 9 साढ़े 9 बजे इस टूर को स्टार्ट करते हैं, तो लगभग 4 साढ़े 4 बजे आपका टूर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं फुकेट की। तो बैंकॉक से लगभग 850 किलोमीटर दूरी पर जो फुकेट शहर है वो, और क्राबी, आप अगर हनीमून वगैरह के लिए जा रहे हैं या शांत प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको फुकेट में जाना चाहिए। फुकेट में आपको मिलेगा पैटोंग बीच मिलेगा, टाइगर किंगडम मिलेगा, बिग बुद्धा है, बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट है। पैटोंग बीच पर ही आपको वॉकिंग स्ट्रीट पर नाइट आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप फैमिली के साथ में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
एज़ कम्पेयर टू बैंकॉक पटाया देखने के लिए अच्छा है। छोटे बच्चे भी रहते हैं और वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही फुकेट से आप फी फी आइलैंड का टूर कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो फी फी आइलैंड में एक दिन रुक भी सकते हैं। फुकेट से ही आप जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर कर सकते हैं। फुकेट से आप मलेशिया के साथ पानी के समुंदर के रास्ते कनेक्ट हो सकते हैं और फुकेट से ही आप क्राबी के लिए बोट के माध्यम से जा सकते हैं। वैसे फुकेट में प्री वेडिंग शूट करने के लिए ज़्यादातर लोग इस लोकेशन को पसंद करते हैं। फुकेट और क्राबी में आप प्री वेडिंग शूट भी करा सकते हैं। वही बात करें क्राबी की, तो क्राबी में टाइगर केव टेम्पल है, वाट थाम सुई। उसके बाद में क्राबी से आपका 4 आइलैंड का टूर होता है। क्राबी का आओनांग बीच है, आओनांग मार्केट है, इन सभी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाइट आउट के लिए आप आओनांग मार्केट में जा सकते हैं। और अभी बात कर लेते हैं शॉपिंग की। तो शॉपिंग के लिए आप इंदिरा मार्केट और कुछ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है वहाँ पर जा सकते हैं बैंकॉक में। इंदिरा मॉल बैंकॉक में काफ़ी फेमस है, तो आप वहाँ से कुछ परचेस कर सकते हैं। पटाया की बात करें तो पटाया में आपको बीच रोड पर मार्केट मिल जाएगी और साथ ही टर्मिनल 21 मॉल। तो आप टर्मिनल 21 मॉल को एक बार ज़रूर भेंट दें क्योंकि नया बना हुआ मॉल है और काफ़ी अच्छा है। फुकेट की बात करें तो फुकेट में आप पैथोंग बीच मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वही क्राबी की बात करें तो क्राबी में आओनांग नाइट मार्केट है, आप वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। वही बात करते हैं हमें ये टूर कितने दिनों में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से थाईलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 रात 11 दिन का टूर बनाना पड़ता है, जिसमें आपको 5 नाइट 6 डेज का टूर, जिसमें 2 नाइट बैंकॉक के लिए और 3 नाइट पटाया के लिए। इसको आप अपने साइट सीइंग के हिसाब से, फ्लाइट वगैरह के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 5 रात आपकी बैंकॉक और पटाया के लिए दीजिए और वही 5 रात आप फुकेट और क्राबी को दीजिए, जिसमें आप क्राबी 2 रात रुकेंगे और फुकेट आप 3 रात रुकेंगे। तो आपका लगभग 10 रात 11 दिन का टूर बनता है। साथ ही आपका 2 रात का ट्रैवलिंग फ्लाइट वगैरह रहेगा तो आप उनको बढ़ा सकते हैं, तो मतलब लगभग 14-15 दिनों तक आपका टूर चला जाता है। अगर आप बैंकॉक से फुकेट या क्राबी के लिए बस के माध्यम से ट्रैवल करते हैं तो वो लगभग आपका 14-15 घंटे का नाइट जर्नी रहेगा, तो उसकी भी आपको एक नाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो वो हिसाब से आपका टूर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहो तो बैंकॉक और पटाया का टूर एक बार कीजिए, फुकेट और क्राबी का टूर दूसरे बार कीजिए, तो आप अच्छे से थाईलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री के साथ में थाईलैंड को कनेक्ट करना चाहते हैं तो लोग वियतनाम, बाली, मलेशिया, सिंगापुर के साथ में भी थाईलैंड का टूर करते हैं। तो आप चाहे तो वैसे भी टूर कर सकते हैं, तो आप वो दिनों को एडजस्ट कर लीजिए। थाईलैंड कब जाना चाहिए? थाईलैंड आपको बारिश का सीज़न छोड़कर, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के शुरुआती दिन, इनको छोड़कर आप थाईलैंड कभी भी जा सकते हैं। थाईलैंड में बारिश बहुत तेज़ होती है, उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है, तो आप ज़्यादा साइट सीइंग वगैरह नहीं कर सकते हैं और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ आपकी समुंदर में है और बारिश के दिनों में समुंदर में जाना खतरे से खाली नहीं होता है। तो उस वजह से बारिश के दिनों में आप थाईलैंड का टूर करना अवॉइड करें। अगर आपको थाईलैंड को बेस्ट एक्सप्लोर करना है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप दिसंबर महीने में, क्रिसमस के पहले, क्रिसमस के दिनों में, न्यू ईयर है और वैलेंटाइन वीक है, तो इन दिनों में अगर एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी माहौल बना हुआ रहता है घूमने फिरने का, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप वो हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिए और थाईलैंड घूमिए। थाईलैंड के लिए आपको पैकेज लेना चाहिए या फिर आप खुद से जाकर थाईलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? इसमें आप सबसे पहले अपने बजट के हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए। आप अपना बजट का कैलकुलेशन निकाल लीजिए और आप कुछ 1-2 पैकेजेस को चेक कीजिए, जिसमें आप सिर्फ थाईलैंड में घूमने के लिए पैकेज को चेक कीजिए
या फिर फ़्लाइट के साथ में पैकेज को चेक कीजिए। तो अगर आपके बजट के हिसाब से पैकेज में पैसा बच रहा होगा तो आप पैकेज बुक कर सकते हैं। आप कोई भी पैकेज लेंगे तो फ़्लाइट इंक्लूड ना करिए, क्योंकि फ़्लाइट बुकिंग में आप प्रोमो कोड वगैरह यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, जो अगर आप फ़्लाइट इंक्लूड करके लेंगे तो उसमें आपका पैसा नहीं बचेगा, उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इनको कंपेयर कीजिए और आपको जो बेस्ट लगेगा उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, थोड़ा सा घबराते हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप चाहे तो पैकेज भी बुक करा सकते हैं। उसमें आप 2-4 पैकेज के साथ में कंपेयर कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उस पैकेज को आप बुक कीजिए। वैसे आपके पैकेज का रेट आपके होटल के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। आप जितना अच्छा होटल सेलेक्ट करेंगे आपका पैकेज उतना ही महंगा होता जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए और आप चाहे तो पैकेज लीजिए या फिर खुद से भी जा सकते हैं, उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और बात करें लैंग्वेज की, तो यहाँ पर लैंग्वेज की भी उतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं तो उतना भी काफ़ी है। ज़्यादातर जगह पर आपको इंडियंस मिल जाएंगे तो आप हिंदी में भी आसानी से बातें कर सकते हैं। बाकी कई जगह पर दिक्कत आती है, जैसे टैक्सी वगैरह पर दिक्कत आती है, तो उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज की उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं खाने की। तो आपको जो आप आइलैंड के टूर करते हैं उन सभी टूर में लंच इंक्लूड रहता है। तो आप पैकेज में सिर्फ होटल के साथ में ब्रेकफास्ट इंक्लूड होटल बुक करें तो आपका खाने पर होने वाला खर्चा थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि आपको लगभग ब्रेकफास्ट के लिए 200 से 300 थाई बात का खर्चा आता है, वो आपका होटल में फ्री में हो जाएगा। और होटल में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसमें आपका खर्चा बच जाएगा। और वही बात करें डिनर की वगैरह, तो लगभग 210 थाई बात में आपको इंडियन थाली मिल जाती है, जो एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट रहती है। अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो आपको सिर्फ रोटी चपाती बढ़ानी पड़ेगी, तो उतना खर्चा आपका बढ़ जाएगा और आप एक ही थाली में 2 लोग आराम से खाना खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग 3 सब्जियाँ मिलती है, दाल चावल होता है, स्वीट होता है, तो 2 लोग आराम से इसमें खाना खा सकते हैं। और खाने पर यहाँ ज़्यादा खर्चा तो नहीं होता, लेकिन इन एन एवरेज आप पकड़ ले तो 500 रुपये एक टाइम के खाने के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है बजट। बजट में हम अगर देखें तो कोलकाता से आपको लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये के नज़दीक रिटर्न फ़्लाइट बुक हो जाती है। आपके भी नज़दीक जो कुछ एयरपोर्ट होगा तो आप बड़े एयरपोर्ट से लगभग 17, 18 या 20 हज़ार रुपये के अंदर ही आपको रिटर्न फ़्लाइट बुक हो जाती है। कोलकाता का मतलब कम से कम वाला बजट पकड़ते हैं तो लगभग 12 हज़ार और लगभग 15 हज़ार, 12 से 15 हज़ार के बीच में आपका फ़्लाइट होगा। उसके बाद में होटल की बात करें तो आपको 2,000 रुपये में काफ़ी अच्छा होटल मिल जाता है। तो आप कितना महंगा होटल लेते हैं उस पे आपका बजट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब अगर हम 2,000 रुपये वाला होटल पकड़े या फिर 4,000 रुपये वाला होटल पकड़े तो आप लगभग एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि होटल 2 लोगों में शेयर होगा, तो एक व्यक्ति के लिए 5,000 से 10,000 के बीच में खर्चा करेंगे। उसके बाद में आपका जो साइट सीइंग होगा, टूर होंगे और ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके लिए लगभग 10,000 से 20,000 रुपये तक खर्चा होगा, क्योंकि इसमें आप कुछ पैकेज वगैरह लेते हैं, टूर्स वगैरह लेते हैं तो कुछ महंगे जाते हैं, कुछ टूर्स अगर आप अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं तो आपको सस्ता गिरता है। तो वो हिसाब से हमने 10,000 से 20,000 के बीच में रखा है। और उसके बाद में आप जो वाटर स्पोर्ट करेंगे, एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, इसका खर्चा हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो उसको हमने अलग से रखा है। आप जैसा कुछ पैकेज लेंगे या फिर जैसा कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आप जो शॉपिंग करेंगे उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। तो बाकी जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस रहेंगे वो अलग ही रहेंगे। उसके बाद में बात करें खाने की, तो खाने पर लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आपका 10 दिन में खर्चा हो ही जाता है। हम इसमें पकड़ रहे हैं कि सवेरे आपका ब्रेकफास्ट होटल में फ्री का हो जाएगा। उसके बाद में कुछ दोपहर में आप साथ में लाए हुए स्नैक्स या फिर जो टूर ऑपरेटर्स आपको लंच वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसको इंक्लूड करके बचे हुए दिनों का हम लंच और डिनर इसमें जोड़कर ये बजट बना रहे हैं।
जिसमें एक व्यक्ति के लिए आपका कम से कम बैंकॉक, पटाया, फुकेट और क्राबी इन चारों सिटी के लिए का कम से कम बजट लगभग 35,000 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 55,000 या फिर इससे भी आगे आपका बजट जा सकता है। वो आपके एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है। हमारा फ्लाइट हमने खुद से बुक किया था, उस वजह से हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था। तो ये बजट लेकर आप चलेंगे तो आपको अच्छे से एक आइडिया आ जाएगा कि आप थाईलैंड में कितना खर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं जॉइंट टूर की। तो इसमें अगर आप चाहे तो वियतनाम, बाली, सिंगापुर, मलेशिया इसके साथ में जॉइंट टूर कर सकते हैं। और बाकी जो कुछ हमारे टिप्स और सुझाव है उसमें आप बैंकॉक और पटाया अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, जो बैचलर लाइफ वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप अपने वाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ या अपने गर्लफ्रेंड के साथ वगैरह जा रहे हैं तो बैंकॉक और पटाया की कुछ जगहों को अवॉइड करें। अगर आप बैचलर्स जा रहे हैं तो बैंकॉक और पटाया काफ़ी अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। फुकेट और क्राबी आप सभी के साथ में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फुकेट और क्राबी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप कपल के साथ वगैरह है तो आपके लिए फुकेट और क्राबी सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फुकेट और क्राबी हनीमून डेस्टिनेशंस है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको थाईलैंड में हर जगह पर 7-Eleven शॉप्स दिखेंगे। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ चाहिए, जो चीज़ें आप इंडिया से लेकर जाना भूल गए हैं या फिर कुछ ज़्यादा की चीज़ें आप कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आपको 7-Eleven शॉप में मिल जाता है। वैसे आप पानी की बोतल 7-Eleven से परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती है और उसको आप होटल में अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो आपका काफ़ी सारा पैसा जो पानी पर खर्च होने वाला है वो भी बच जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में।